हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो डिलीवरी है या फिर लेबर वो चल रहा था टॉपिक, जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी है यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर वो कहीं कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा हमारा सेकेंड स्टेज और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट। तो सेकेंड स्टेज के मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट का आखिर जो सेकंड स्टेज में उसका पर्पस क्या होता है। तो पर्पस ये होता है सबसे पहले कि माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रसव की प्रक्रिया को सुचारू और सहज बनाना। ठीक है, फिर जटिलताओं को रोकना, समय पर हस्तक्षेप करना, संक्रमण और पेरिनियल टीयर मतलब कि जो पेरिनियम एरिया में जो फट जाता है डिलीवरी के टाइम पे, उसको रोकना, और प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल करना। फिर अगर इवोल्यूशन करें तो पहले माँ की स्थिति जानेंगे, बच्चे की स्थिति जानेंगे और प्रसव की स्थिति जानेंगे, उसके बाद ही उसका हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मदर का जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करने के लिए यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैटरनल हेल्थ स्टेटस, इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले होता है कि वाइटल साइन चेक किया जाता है। ठीक है, तो वाइटल साइन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आपको पता होगा कि वाइटल साइन के अंदर आता है ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। और क्या मॉनिटर किया जाता है, और उसके बाद मॉनिटर किया जाता है हाइड्रेशन, कि जो मदर की हाइड्रेशन की स्थिति को देखा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतलब लंबे टाइम तक जो प्रसव होता है ना उसमें हाइड्रेशन में कमी आ जाती है मदर में, यानी कि मदर के बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। फिर और जो चेक किया जाता है वो ब्लैडर चेक किया जाता है कि नियमित रूप से ब्लैडर खाली करवाना चाहिए ताकि प्रसव में कोई बाधा ना हो। फिर होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो मदर को जो है सब वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें कि मानसिक रूप से धक्का देने के लिए और प्रसव के लिए तैयार करना ताकि उसे कोई डर या चिंता ना हो। तो ये होता है मैटरनल जो मतलब मूल्यांकन। अब इसमें अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे का जो हम लोग मेंटेन करते हैं या फिर जो मॉनिटर करते हैं वो करते हैं इवोल्यूशन ऑफ फीटल हार्ट रेट में फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो फीटल हार्ट रेट क्या होता है कि अगर नॉर्मल क्या होता है, फीटल हार्ट रेट 120 से 160 के बीच होता है। ठीक है, अगर ये है तो नॉर्मल है। इसे किससे चेक करते हैं, तो इसे डॉपलर या फीटल हार्ट मॉनिटर से हर 5 से 10 मिनट में चेक करते हैं। ठीक है, अगर फीटल हार्ट रेट में कोई अनियमितता दिखाई देती है तो तुरंत हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। फिर हम लोग प्रसव का मूल्यांकन करेंगे। तो जो प्रसव यानी कि जो डिलीवरी है या फिर लेबर है उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले होता है उसका कि कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन की आवृत्ति कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है और वो कितना टाइम तक आ रहा है। फिर संकुचन जितने अधिक और जितने नियमित होते हैं उतनी तेजी से प्रसव की प्रगति होती है। फिर आगे देखें तो डिसेंट ऑफ द फीटस, डिसेंट मतलब होता है बच्चे का नीचे आना। ठीक है, तो डिसेंट ऑफ द फीटस में क्या देखते हैं कि शिशु का जो सिर है वो पेल्विक फ्लोर की ओर नीचे की ओर उतरता है। ठीक है, नीचे की ओर उतरता है। तो शिशु का सिर नीचे आना एक महत्वपूर्ण संकेत है कि प्रसव का दूसरा चरण आगे बढ़ रहा है। अगर बच्चे का सर नीचे आ रहा है तो हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चा जो है सेकंड स्टेज आगे बढ़ रहा है। फिर होता है मैटरनल एफर्ट, कि मदर जो है वो कितना एफर्ट लगा रही है। तो माँ को संकुचन के समय धक्का देने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, कि माँ को मतलब कि प्रोत्साहित करते हैं कि पुश करो। और धक्का देने की जो तकनीक होती है उसका निगरानी करना होता है कि मदर जो है वो सही तरीके से धक्का दे रही है, क्योंकि जब ब्रीदिंग करने होता है ना तो उस टाइम पे एक सही पैटर्न होता है कि ब्रीद इन करते टाइम धक्का देना है या ब्रीद आउट करते टाइम, तो वो नर्स समझाती है मदर को। फिर होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो उसमें जो मेन चीज़ देखी जाती है वो होती है सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट 10 सेंटीमीटर फैलने की पुष्टि की जाती है। फिर फीटल की पोजीशन को देखा जाता है कि जो फीटल पोजीशन है, शिशु का सिर किस दिशा में है यह सुनिश्चित किया जाता है। फिर स्टेशन देखा जाता है, स्टेशन ऑफ द हेड, कि शिशु के सर की जो पेल्विस में स्थिति है या निगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है उसको चेक किया जाता है। फिर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन्स जो है अगर मेम्ब्रेन्स फटी नहीं है तो एमनियोटॉमी या फिर मेम्ब्रेन रप्चर पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जब रप्चर होता है तो बच्चा जल्दी नीचे आ जाता है। फिर अगर जनरल केयर की बात करें हम लोग तो जनरल केयर में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है इमोशनल सपोर्ट। जो मदर को है वो इमोशनल सपोर्ट देना होता है और शारीरिक समर्थन देना होता है। और फिर प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है और कंफर्ट दिया जाता है मदर को।
फिर पेन मैनेजमेंट दिया जाता है। पेन मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि ज़रूरत के अनुसार जो पेन किलर है वो दवाइयाँ दी जाती है। फिर प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी के प्रिपरेशन में क्या किया जाता है कि डिलीवरी टेबल को सेट किया जाता है, ठीक है, डिलीवरी टेबल की व्यवस्था की जाती है। फिर स्टरलाइजेशन किया जाता है, जितने भी उपकरण यूज करने वाले हैं और अपना हाथ, ठीक है, इसका पूरी तरह से स्टरलाइजेशन किया जाता है। फिर पोजिशनिंग ऑफ मदर को लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा दिया जाता है। लिथोटॉमी पोजीशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सुपाइन पोजीशन होता है, उसमें कि पैर मुड़े हुए रहते हैं घुटने से और फैले हुए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। फिर प्रिपरेशन ऑफ नियोनेटल रिसक्सिटेशन, तो नवजात के पुनर्जीवन के लिए उपकरण तैयार करना, क्योंकि जब बच्चा बाहर जन्म लेता है तो उसके सांस लेने के लिए कभी हो सकता है कि वो खुद से सांस नहीं लेना शुरू करता है और सक्शन वगैरह करना पड़ता है उसके मुंह में अगर रहता है, तो अगर वो कुछ फ्लूइड एस्पायरेट कर जाता है तो सक्शन वगैरह करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना है। फिर जो डिलीवरी के लिए कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो रिक्वायर रहते हैं, तो इसमें वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल होते हैं पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेराइल ग्लव्स रखना चाहिए, क्योंकि संक्रमण से बचाने के लिए वो तो ज़रूरी होता ही है। फिर सूचर मटेरियल होना चाहिए, हो सकता है कि पेरिनियल टीयर की मरम्मत के लिए, और स्टेराइल सीजर होना चाहिए, यानी कि अगर अम्लाइकल कॉर्ड को काटने के लिए। फिर कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जब कॉर्ड को काटते हैं तो उसमें क्लैंप भी लगाते हैं। फिर टॉवल और स्टेराइल ड्रेप्स होना चाहिए कि मदर को साफ करने के लिए। उसके बाद फिर सक्शन अपरेटस होना चाहिए कि बच्चे के मुंह और नाक से म्यूकस को साफ करने के लिए। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, अगर शिशु को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम प्रोसेस ऑफ डिलीवरी की बात करें तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी में सब 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है डिलीवरी ऑफ द हेड, और फिर डिलीवरी ऑफ द बॉडी, डिलीवरी ऑफ द ट्रंक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी ऑफ द हेड देखें तो इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं कि कंट्रोल्ड डिलीवरी करवानी होती है, ठीक है, कि सिर को धीरे धीरे क्राउनिंग तक आने देना चाहिए जिससे कि पेरिनियल टीयर से बचा सके, तो धीरे धीरे बच्चे को सिर को क्राउनिंग तक लाया जाता है। फिर जो है उसमें उसके बाद पेरिनियल सपोर्ट दिया जाता है कि बच्चे को पेरिनियम से सपोर्ट देकर टीयर को रोकने की कोशिश करना चाहिए। फिर रेस्टिट्यूशन, बच्चा का जो सिर बाहर आने के बाद अपनी सामान्य स्थिति में घूमता है, क्योंकि बच्चा जब बाहर आने वाला रहता है तो वो 45 डिग्री घूम के बाहर आता है, ठीक है, 45 डिग्री घूमता है और बाहर आने के बाद फिर से वो 45 डिग्री वापस होता है, तो उसको बोला जाता है रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसको रेस्टिट्यूशन को मेंटेन करना चाहिए जिससे कि कंधा बाहर आ सके। फिर होता है कंधों का, तो जब सिर बाहर आ जाता है उसके बाद होता है कंधों का बारी, कंधों की डिलीवरी होने का। तो कंधे में सबसे पहले एंटीरियर जो शोल्डर होता है वो पहले बाहर आता है, फिर उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर है, उसके बाद वो बाहर आता है, फिर ठीक है। इसके बाद फिर होता है जेंटल ट्रैक्शन, तो शिशु के कंधों को धीरे धीरे बाहर निकालना ताकि गर्दन या अन्य अंगों पर दबाव ना पड़े, इसको बोलते हैं जेंटल ट्रैक्शन, मतलब जेंटली हम लोग उसको ट्रैक्शन करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर आता है डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, तो इसको बोला जाता है स्विफ्ट डिलीवरी करवाया, जैसे कंधे के बाहर आते ही माँ की धड़ आसानी से बाहर आ जाता है। और फिर अम्लाइकल कॉर्ड क्लैंपिंग, तो अम्लाइकल कॉर्ड को जो है वो क्लैंप करके काटा जाता है। और फिर होता है इमीडिएट नियोनेटल केयर, तो शिशु को तुरंत साफ किया जाता है और नियोनेटल केयर शुरू किया जाता है। तो हम लोग नियोनेटल केयर के बारे में भी अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, तो वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आता है हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एपिसियोटॉमी, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया, नॉर्मली ऐसे हो जाता है, पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि हमें एपिसियोटॉमी भी करना पड़ता है। तो हम लोग एपिसियोटॉमी के बारे में देखते हैं कि जो एपिसियोटॉमी होता है, एपिसियोटॉमी एक छोटा सर्जिकल इंसिजन होता है, ठीक है, एक सर्जिकल इंसिजन होता है जो कि पेरिनियम पे लगाया जाता है। पेरिनियम क्या होता है, तो वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच का जो टिश्यू होता है उसको पेरिनियम बोला जाता है, ठीक है। जो पेरिनियम में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करना जिससे कि जो है बेबी का हेड और शोल्डर को आसानी से बाहर निकाला जा सके। फिर एपिसियोटॉमी के प्रकार, तो एपिसियोटॉमी जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करें एपिसियोटॉमी के प्रकार की, तो एपिसियोटॉमी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मेडियन एपिसियोटॉमी, तो मेडियन में क्या होता है कि यह वेजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल नीचे पेरिनियम के सेंटर से एनस की तरफ एक सीधी इंसिजन होती है। ये सबसे कॉमन प्रकार की है, यह जल्दी से हील हो जाती है, लेकिन एनस तक टीयर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वेजाइना है, ठीक है, और ये अगर एनस है, तो जो इसमें किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाऊं,
तो यहाँ पे कट किया जाता है, ठीक है, इस वाले एरिया पे। तो अगर इस वाले एरिया पे कट किया जाएगा तो इसको बोलेंगे मीडियन एपिसियोटोमी, क्योंकि ये सीधा कट किया जाता है। पर इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि ये कट जो है ये नीचे एनस तक यहाँ तक आ जाता है और जिससे कि दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उसके बाद होता है मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी। मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी में क्या होता है कि यह इंसिजन वेजाइनल ओपनिंग से शुरू होकर 45 डिग्री एंगल पर साइड की ओर बढ़ती है। इसे एनस तक टीयर होने का रिस्क कम होता है, लेकिन रिकवरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और पेन भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये वेजाइना है और ये अगर एनस है, तो यहाँ पे ना कट करके हम लोग कट करते हैं यहाँ पे, एक मिनट दिखाता है, ये इधर 45 डिग्री इधर पे कट करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि ये बढ़ता है। तो जो इसको होता है इसको बोलते हैं मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी, ठीक है, और इसको बोलते हैं मीडियन एपिसियोटोमी। तो ये दो तरह का एपिसियोटोमी होता है जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जो है एपिसियोटोमी वो कब किया जाता है, तो एपिसियोटोमी फीटल डिस्ट्रेस के टाइम पे किया जाता है। अगर बेबी को जल्दी बाहर निकालने की जरूरत हो, जैसे कि फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मल आ रहा है, तो इन सब कंडीशन में एपिसियोटोमी किया जाता है। या फिर प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है वो बहुत लंबा चल रहा है, तो उस टाइम पे भी एपिसियोटोमी किया जाता है। या फिर ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी मतलब कि बच्चे का जो है बम वो बाहर पहले आ रहा है और जो उसका हेड है वो बाद में बाहर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मतलब ब्रीच डिलीवरी। या फिर ब्रीच में मतलब बटक जो है वो नीचे रहता है, इसलिए तो जब बेबी का हेड है वो आखिरी में बाहर आ रहा है तो उस टाइम पे भी एपिसियोटोमी कर सकते हैं। या फिर लार्जर बेबी, यदि बच्चे का जो है साइज वो अगर बड़ा है तो वेजाइनल टिश्यू में ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है तो हम लोग एपिसियोटोमी कर देते हैं। या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी मतलब कि जब फोर्सेप या फिर वैक्यूम का उपयोग करके डिलीवरी करवाते हैं तो उसमें एपिसियोटोमी करना पड़ता है, ठीक है। फिर एपिसियोटोमी का जो है वो प्रोसेस, तो एपिसियोटोमी की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेन ना हो। फिर स्कैल्पेल या फिर सर्जिकल सीजर से इंसिजन किया जाता है। फिर बेबी की डिलीवरी के बाद उस इंसिजन को एब्जॉर्बेबल सूचर से बंद कर दिया जाता है। ये एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है कि इसको कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक घुल जाता है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। उससे इसका इंसिजन को बंद किया जाता है। फिर एपिसियोटोमी के फायदे और नुकसान के बारे में देख लेते हैं। तो एपिसियोटोमी के फायदे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। तो पेरिनियल टीयरिंग से बच जाता है, मतलब कि जो बच्चा अगर बड़ा रहेगा और बाहर निकलेगा तो वहाँ पे पेरिनियम वाले एरिया में फट सकता है, तो उसको बहुत दिक्कत होता है, तो उससे बचने के लिए एपिसियोटोमी बहुत फायदेमंद होता है। फिर होता है डिलीवरी की प्रक्रिया को तेज करता है, तो डिलीवरी है वो जल्दी हो जाता है। और फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को आसान बना देता है कि इंस्ट्रूमेंट से अगर हम डिलीवरी करवाते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। एपिसियोटोमी का ये फायदा हो गया। अब एपिसियोटोमी के कुछ नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की हम लोग बात करें तो हीलिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है, हील करने में एपिसियोटोमी के, क्योंकि हम लोग कट करते हैं खुद से ही, तो फिर उसको हील करने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर इन्फेक्शन या पेन का खतरा बना रहता है, क्योंकि पेन हो सकता है, क्योंकि जब कट किए तो पेन तो हो ही सकता है। फिर स्कैरिंग या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो बहुत दिनों तक डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ें देखने को मिलती है। फिर अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में क्या किया जाता है कि एपिसियोटोमी के बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है रिकवरी में। फिर आइस पैक और पेन रिलीफ मेडिकेशन का उपयोग भी किया जाता है और कुछ हफ्ते तक स्टेचेस अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो एपिसियोटोमी का निर्णय है ये सिचुएशनल होता है, मतलब कि सिचुएशन के अनुसार हमें करना पड़ता है और ये बहुत जल्दी करना पड़ता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होता है और इसको अननेसेसरी नहीं करते हैं, जब जरूरी होता है तभी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में कि अगर जो है वो बच्चा जन्म ले लिया तो हम लोग उसके क्या क्या केयर करते हैं। तो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के वह केयर है जो एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के पहले घंटे से लेकर पहले 28 दिन तक क्रिटिकल पीरियड में दी जाती है। इसका उद्देश्य न्यूबॉर्न की हेल्थ और सर्वाइवल को सुनिश्चित करना है, जिसमें कि निम्नलिखित स्टेप शामिल होते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले होता है इमीडिएट ड्राइंग, जो तुरंत जो है बच्चे को सुखाना होता है। बच्चे जन्म के बाद बेबी को साफ और स्टेराइल टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई किया जाता है और इससे हाइपोथर्मिया का क्या मतलब होता है, बॉडी के टेम्परेचर कम हो जाना, तो हाइपोथर्मिया को रोका जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और ड्राइंग के दौरान ही अबगार स्कोर एसेस किया जाता है, जो बेबी के ओवरऑल हेल्थ का इनिशियल असेसमेंट होता है, ठीक है। अबगार स्कोर के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तो इसके बाद अबगार स्कोर भी देखेंगे हम लोग। फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इसको कंगारू मदर केयर भी बोला जाता है। कंगारू
मदर केयर, KMC इसको बोला जाता है, कंगारू मदर केयर, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि न्यूबॉर्न को उसके मदर की बेयर चेस्ट पर रखा जाता है ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सके, और यह कंगारू केयर या फिर कंगारू मदर केयर कहलाता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और बॉन्डिंग को प्रमोट करता है, और यह ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है, और यह कॉन्टैक्ट बेबी की हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी स्टेबलाइज करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब से इसको लाया गया है ना कंगारू मदर केयर को एसेंशियल केयर में, न्यूबॉर्न केयर में, तब से जो बच्चे के मरने की संभावना है वो बहुत कम हो गई है। फिर कॉर्ड क्लैंपिंग की बात करें तो कॉर्ड क्लैंपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कुछ मिनटों तक क्लैंप करके रखा जाता है, फिर स्टेराइल सीजर से कट किया जाता है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से बेबी को एक्स्ट्रा ब्लड और आयरन मिलता है, जिससे कि एनीमिया का खतरा कम होता है, ठीक है। कुछ मिनटों तक मतलब कि इसको करके रखना है, तो जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड और आयरन बच्चे को मिलता है। और फिर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग तो सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत जरूरी होता है। यह पहली फीडिंग, जिसे कि कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम दूध का होता है, सेकेंडरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कोलेस्ट्रम कहते हैं पहली बार जब उसको दूध पिलाते हैं तो, और कहते हैं एंटीबायोटिक से भरपूर होती है कोलेस्ट्रम, और जो कि न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग से मदर के यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जिससे कि पोस्टमार्टम ब्लीडिंग कम होती है। तो ये मदर के लिए फायदा हो गया, और बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाता है फर्स्ट बार जब दूध पिलाया जाता है तो ये बच्चे का फायदा हो गया। फिर अगर हम देखें तो थर्मल प्रोटेक्शन क्या होता है कि बच्चे को एक वार्म और क्लीन इन्वायरमेंट पर रखा जाता है ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो कि न्यूबॉर्न की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। और बच्चे के सिर पर एक कैप पहनाया जाता है और ब्लैंकेट से ढककर रखा जाता है, क्योंकि बच्चा जब मदर के अंदर रहता है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और बाहर निकलने के बाद टेम्परेचर अचानक से उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, हाइपोथर्मिया से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर होता है इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद बेबी को कुछ जरूरी वैक्सीन जो है वो दिया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है BCG की वैक्सीन, ये जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, जो ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करता है, और हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो लीवर की इन्फेक्शन से बचाव करता है। कुछ प्लेसेस पर OPV जो वैक्सीन होता है वो भी दिया जाता है कुछ जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया जो कि इम्यूनाइजेशन पे होता है। और आई केयर की अगर बात करें तो न्यूबॉर्न की आई को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट लगाया जाता है, जो कि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जो कि सेकेंड ईयर में आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में पढ़ा होगा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम नामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है बच्चे का। ये गया उसके आई केयर के बारे में। फिर अगर बात करें उसके विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो न्यूबॉर्न को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो है हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो होता है उससे बचा जा सके। और विटामिन के की कमी न्यूबॉर्न में इंटरनल ब्लीडिंग करने लगती है, जिसके इसलिए बच्चे को जन्म के तुरंत बाद विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। फिर न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि पीडियाट्रिशियन या नर्स द्वारा बेबी की कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें कि बेबी के वाइटल साइन यानी कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, रिफ्लेक्सेस और बॉडी के पार्ट की जांच की जाती है। इसमें कॉन्जेनाइटल एनोमलीज की पहचान की जाती है, और कॉन्जेनाइटल एनोमलीज मतलब कि जन्मजात जो विकृतियां होती है उसके बारे में पहचान की जाती है, और बेबी के जनरल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट किया जाता है। फिर बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की, तो बच्चे का जो है आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए क्या किया जाता है कि न्यूबॉर्न को प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाया जाता है, जिस पर बेबी का नाम, मदर का नाम और बर्थ डिटेल होते हैं। यह इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल में किसी भी समय बच्चे को गलत पहचान से अवॉइड किया जा सके। फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन में क्या होता है कि न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाता है। इसमें कॉर्ड केयर यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका केयर, क्लीन हैंड्स का इस्तेमाल और स्टेराइल इक्विपमेंट का उपयोग करना शामिल होता है। सेप्सिस और अन्य इन्फेक्शन न्यूबॉर्न में बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए यह स्टेप बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आपने जान लिया। फिर होता है काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन।
तो काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स को न्यूबॉर्न के केयर के बारे में सही जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक और साइन ऑफ डेंजर जैसे कि जॉन्डिस, पुअर फीडिंग या डिफिकल्टी ब्रीदिंग, इन सब का जो साइन होता है वो मतलब कि फैमिली वालों को या मदर को जनरली वो सिखाया जाता है। और मदर के हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए ये सब शामिल होता है उसके अंदर काउंसलिंग में, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करें, जो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है वो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने पर न्यूबॉर्न की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी मतलब कि मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और अभी हम लोग एब्गार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं एब्गार स्कोर। इसका जो इसको बनाया था किसने, वर्जीनिया अब्गार नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, और जो कि न्यूबॉर्न की हेल्थ का इमीडिएट असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। अब्गार स्कोर का एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि बेबी के बर्थ के 1 मिनट और 5 मिनट के बाद लिया जाता है, और न्यूबॉर्न की फिजिकल कंडीशन को 5 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर इवेल्युएट किया जाता है। तो 5 अलग अलग क्राइटेरिया क्या होते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो अब्गार स्कोर के कंपोनेंट, अब्गार स्कोर की 5 की इंडिकेशन पर आधारित है, जिसमें कि हर इंडिकेटर को 0 से 2 पॉइंट दिया जाता है और टोटल स्कोर 0 से 10 तक होता है, ठीक है। फिर अपीयरेंस की बात करें तो सबसे पहला होता है इसका अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस में क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं। स्किन के कलर में अगर 0 है मतलब पूरी बॉडी ब्लू है या फिर पेल है, 1 पॉइंट है मतलब बॉडी पिंक है लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है यानी कि हाथ पैर जो है वो ब्लू है, और 2 पॉइंट तब देंगे जबकि पूरा बॉडी है वो पिंक है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है पल्स, ठीक है। पल्स में हम लोग क्या देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं। हार्ट रेट 0, अगर कोई भी हार्ट रेट नहीं है तो 0 दे देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, जब 100 तक है हार्ट रेट तब देंगे, और 2 पॉइंट तब देंगे जब 100 से ज़्यादा है हार्ट रेट, तब हम देंगे 2 पॉइंट। फिर होता है ग्रीमेस। ग्रीमेस में क्या होता है कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखा जाता है कि रिफ्लेक्स कितना है उसका। अगर 0 पॉइंट देंगे तो मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 0 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट तब देंगे जबकि वीक ग्रीमेंस है, ये रिस्पॉन्स है जब स्टिमुलेशन दिया जाता है। कोई भी हम स्टिमुलेट करते हैं बच्चे के हाथ पैर में छोटे हैं तो वो अलग एक रिफ्लेक्स देता है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्स को देख के दिया जाता है। 2 पॉइंट तब देंगे जबकि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स या फिर क्राइंग है जब स्टिमुलेशन दिया जाता है। तो बच्चा जब रो रहा है बहुत जोर जोर से मतलब कि अच्छे से, तो वो होता है 2 पॉइंट। फिर होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या देखा जाता है कि मसल टोन देखा जाता है, ठीक है। कि अगर 0 पॉइंट तब देंगे जब कोई मूवमेंट नहीं है तो उसको 0 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, जब कुछ फ्लेक्शन है, स्लाइट मूवमेंट, वो धीरे धीरे हल्का हल्का मूवमेंट कर रहा है। और 2 पॉइंट कब देंगे, जब पूरा एक्टिव है बच्चा, तो 2 पॉइंट देंगे। और लास्ट हमारा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ब्रीदिंग के एफर्ट को देखा जाता है कि बच्चा कितना ब्रीथ कर रहा है। तो 0 देंगे जब कोई ब्रीदिंग है ही नहीं। अगर 1 पॉइंट देंगे अगर स्लो है ब्रीदिंग या फिर इरेगुलर ब्रीदिंग है, कभी तेज करता है कभी धीरे करता है कभी बहुत धीरे, तो इस तरह से 1 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट तब देंगे जब बच्चा रेगुलर है, अच्छा से ब्रीदिंग कर रहा है और रो रहा है, तो हम लोग 2 पॉइंट देते हैं। फिर होता है जो अब्गार का जो इंटरप्रिटेशन, कि हम लोग कुछ पॉइंट तो दे दिए, अगर पॉइंट दे दिए उसके बाद अगर जो पॉइंट है टोटल जोड़ के वो 7 से 10 आ रहा है तो बेबी की कंडीशन अच्छी है और उसे मिनिमल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। मतलब कुछ हम लोग करने की जरूरत नहीं है, बच्चा हेल्दी है खुद से। अगर 4 से 6 पॉइंट है तो बेबी को रिसक्सिटेशन या फिर एडिशनल सपोर्ट जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह देने का जरूरत पड़ सकता है। लेकिन अगर बच्चे का स्कोर 0 से 3 के बीच में आता है तो बेबी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उसे इमीडिएट रिसक्सिटेशन और इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, यानी कि बच्चे को आईसीयू में रखा जाता है। फिर अब्गार स्कोर के क्या महत्व है, तो अब्गार स्कोर न्यूबॉर्न की हेल्थ को स्टेटस करने के लिए, जल्दी एक्सेस करने के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव टूल है। यह बताता है कि बेबी को इमीडिएट केयर और रिसक्सिटेशन की जरूरत है या नहीं है। इसे रेगुलर इंटरवल पर लिया जाता है ताकि बच्चे की हेल्थ में हो रहे बदलावों को मॉनिटर किया जा सके। तो आज जो है हमारा ये मतलब कि सेकेंड स्कोर यहीं पे ख़त्म होगा और सेकेंड लेवल का सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो ये हो गया, यहीं पे हमारा सेकेंड स्टेज खत्म होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या क्या होता है, और हो सकता है कि फोर्थ स्टेज भी इंक्लूड कर लें क्योंकि थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज का एक ही साथ में वीडियो आ जाएगा। तो इतना आप लोगों का ध्यान मतलब कि इतने देर तक आप लोग मेरे साथ यहाँ बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो आप इस चैनल के और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि
मिडवाइफरी के ऊपर मैंने डिटेल में बनाए हैं, और गायनेकोलॉजी का भी मैंने कुछ कुछ वीडियो बनाया था, और कम्युनिटी का मैं क्वेश्चन वगैरह डाल रहा हूँ, और इसके भी क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। तो चाहे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।